विनय उसी समय आनंदमयी के घर की ओर चल दिया। लज्जा और वेदना की मिश्रित भावना उसके मन को भारी दुख दे रही थी। अब तक क्यों वह माँ के पास नहीं गया? कैसी भूल की उसने। उसने समझा था ललिता को उसकी विशेष आवश्यकता है। सब आवश्यकताओं को एक ओर कर वह जो कलकत्ता पहुंचते ही दौड़ा हुआ आनंदमयी के पास नहीं गया, इसलिए भगवान ने उसे उचित दंड दिया। अंत में उसे ललिता के मुंह से यह सुनना पड़ा कि क्या एक बार गोरा बाबू की माँ के पास नहीं जाएंगे? पल भर के लिए भी क्या कभी ऐसा अंधेरा हो सकता है कि गौरमोहन बाबू की माँ की बात विनय की अपेक्षा ललिता के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो उठे? ललिता तो उन्हें केवल गौरमोहन बाबू की माँ के रूप में पहचानती है, लेकिन विनय के लिए तो वह सारे जगत की सब माताओं की एकमात्र प्रत्यक्ष मूर्ति है। आनंदमयी अभी अभी स्नान करके कमरे में फर्श पर आसन बिछाकर उस पर चुपचाप बैठी थी। शायद मन ही मन जप कर रही थी। विनय ने जल्दी से उनके पैरों पर गिरते हुए कहा, माँ। आनंदमयी ने अपने दोनों हाथ उसके झुके हुए सिर पर रखते हुए कहा, विनय। माँ जैसा स्वर और किसका हो सकता है? इस स्वर से ही मानो एक करुणा विनय के सारे शरीर को सहला गई। आंसुओं को रोकते हुए उसने रुंधे गले से कहा, माँ मुझे देर हो गई। आनंदमयी बोली, मैंने सारी बात सुन ली है विनय। चकित स्वर में विनय ने दोहराया, सारी बात सुन ली है? गोरा ने हवालात से ही माँ के नाम पर पत्र लिखकर वकील बाबू के हाथ भिजवा दिया था। उसने ठीक ही अनुमान किया था कि उसे अवश्य जेल की सजा होगी। उसने पत्र के अंत में लिखा था, कारावास से तुम्हारे गोरा की रत्ती भर भी हानि नहीं होगी, किंतु तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं करना होगा। तुम्हारा दुख ही मेरी असल सजा होगी और कोई दंड देना मजिस्ट्रेट के वश का नहीं है। माँ, तुम केवल अपने बेटे की बात मत सोचना, और भी अनेक माँओं के बेटे जेलों में बेकसूर पड़े रहते हैं। एक बार उनके बराबर कष्ट के युद्ध में खड़े होने की इच्छा थी। इस बार यह इच्छा पूरी हो जाए तो मेरे लिए दुख मत करना। माँ, ना मालूम तुम्हें याद है या नहीं, जिस साल दुर्भिक्ष पड़ा था, मैं एक बार सड़क के साथ वाले कमरे में मेज पर अपना बटुआ छोड़कर 5 मिनट के लिए दूसरे कमरे में चला गया था। लौटकर देखा तो बटुआ चोरी हो गया था। बटुए में मेरी स्कॉलरशिप से जमा किए हुए 85 रुपये थे। मन ही मन मैंने संकल्प कर रखा था कि कुछ रुपये इकट्ठे हो जाने पर तुम्हारे पैर धोने के जल के लिए एक चांदी का लोटा बनवाऊंगा। रुपये चोरी चले जाने पर जब मैं चोर के प्रति व्यर्थ के क्रोध से जल रहा था, तब हठात भगवान ने मुझे सुबुद्धि दी। मैंने मन ही मन कहा, मेरे रुपये जिस किसी ने भी चुराए हैं, इस अकाल के समय में उसी को वे रुपये दान करता हूँ। मेरे ऐसा करते ही मेरे मन का सारा क्रोध शांत हो गया। वैसे ही आज मैं अपने मन को बता रहा हूँ कि मैं जानबूझकर ही जेल में जा रहा हूँ। मेरे मन में कोई व्यथा नहीं है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं है। मैं जेल में मेहमानी करने ही जा रहा हूँ। वहाँ आहार विहार की असुविधा तो होगी, किंतु इस बार घूमते हुए मैंने कई घरों का आतिथ्य पाया है। उन सब जगहों पर अपने अभ्यास या आवश्यकता के अनुसार सुविधा नहीं पाई। जो जानबूझकर ग्रहण किया गया हो वह कष्ट तो कोई कष्ट नहीं होता ना। आज जेल का आश्रय मैं अपनी इच्छा से ही ले रहा हूँ। जितने दिन जेल में रहूँगा, एक दिन भी मुझे कोई ज़बरदस्ती वहाँ नहीं रख रहा है, यह तुम निश्चय मानना। इस पृथ्वी पर हम लोग जब घर बैठे अनायास आहार विहार कर रहे थे, नित्य के अभ्यास के कारण ही यह सोच भी नहीं पा रहे थे कि खुले आकाश और प्रकाश में घूमने फिरने का अधिकार अपने आप में कितना बड़ा अधिकार है। उसी समय कितने ही लोग पृथ्वी पर अपने दोष या फिर बिना दोष के ही ईश्वर के दिए हुए अन्य अधिकारों से वंचित होकर बंधन और अपमान भोग रहे थे। हमने आज तक उनकी बात नहीं सोची थी, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखा था। अब मैं उन्हीं के दाग से उनके जैसा दागी होकर ही बाहर आना चाहता हूँ। पृथ्वी के अधिकतर सफ़ेदपोश भले मानस जो भद्र लोग बने बैठे हैं, उन्हीं के गुट में घुसकर अपना सम्मान बनाए रखना मैं नहीं चाहता। माँ, दुनिया का परिवार पाकर अब मैंने बहुत कुछ सीखा है। ईश्वर जानते हैं, जिन लोगों ने दुनिया में न्याय करने का जिम्मा लिया है, अधिकतर वही दया के पात्र हैं। जो दंड पाते नहीं बल्कि देते हैं, जेल के कैदी उन्हीं के पाप की सजा भोगते हैं। अपराध तो बहुत से लोग मिलकर करते हैं और प्रायश्चित करते हैं बेचारे ये कैदी। जेल के बाहर जो लोग मौज कर रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, उनके पाप का नाश कब, कहाँ, कैसे होगा यह तो नहीं जानता, पर मैं उस मौज और सम्मान के को धिक्कार कर मनुष्य के कलंक का दाग छाती पर लगवा कर निकलूंगा।
माँ मुझे तुम आशीर्वाद दो, आंसू मत बहाना। भृगु के पदाघात का चिन्ह श्री कृष्ण सदा वक्ष पर धारण किए रहे। दुनिया में अत्याचारी लोग जहाँ जितना अन्याय करते हैं, उससे भगवान की छाती का वह चिन्ह और गहरा होता जाता है। वह चिन्ह अगर उनका आभूषण हो सकता है तो फिर मुझे किस बात की फिक्र और तुम्हें किस बात का दुख। आनंदमयी ने यह चिट्ठी पाकर माहिम को गोरा के पास भेजने की कोशिश की थी। महिम ने कह दिया कि वे नौकरी करते हैं और साहब किसी तरह छुट्टी नहीं देंगे। यह कहकर वे गोरा की नासमझी और अक्खड़पन के लिए उसे कोसने लगे। बोले, उसी के कारण किसी दिन मेरी भी नौकरी चली जाएगी। इस बारे में कृष्णदयाल को कुछ भी कहना आनंदमयी ने आवश्यक नहीं समझा। गोरा को लेकर स्वामी से उन्हें बड़ी शिकायत थी। वे जानती थी कि कृष्णदयाल ने गोरा को कभी अपने हृदय में पुत्र का सा स्थान नहीं दिया है, बल्कि उनके अंतःकरण में गोरा के संबंध में एक विरोध का भाव भी है। गोरा मानो आनंदमयी के दाम्पत्य संबंध को विंध्याचल की भांति विभाजित करता हुआ खड़ा था। उसके एक ओर कृष्णदयाल अपने अत्यंत सतर्क शुद्धाचार को लेकर अकेले थे और दूसरी ओर आनंदमयी अपने मलेच्छ बेटे गोरा के कारण अकेली थी। पृथ्वी पर जो दो जने गोरा के जीवन का इतिहास जानते थे, उनके बीच संपर्क का मार्ग मानो बंद हो गया था। इन्हीं सब कारणों से गृहस्थी में गोरा के प्रति आनंदमयी का स्नेह उनकी एकांत अकेली संपत्ति था। इस परिवार में गोरा के अनाधिकार रहने के वे चारों ओर से हल्का करते रहने की चेष्टा करती थी। उन्हें बराबर यह चिंता रहती थी कि कहीं कोई उन्हें यह ना कहे कि तुम्हारे गोरा के कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे गोरा के कारण ही यह बात सुननी पड़ी, अथवा तुम्हारे गोरा ने हमारा यह नुकसान कर दिया। गोरा की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की तो है, और फिर उनका गोरा भी कुछ कम दुर्दम तो नहीं है। वह जहाँ रहता है वहाँ उसके अस्तित्व को छिपा रखना कोई आसान काम नहीं है। इसी अपनी गोद की पले गोरा को उन्होंने इस विरोधी परिवार के बीच इतने दिनों तक रात दिन संभाल कर इतना बड़ा किया है। बहुत कुछ सुना है जिसका उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया, बहुत दुख सहा है जिसे वे किसी से साझा नहीं कर सकी। चुपचाप आनंदमयी खिड़की के पास बैठी रही। वहीं बैठे बैठे उन्होंने देखा कृष्णदयाल प्रातः स्नान करके ललाट, भुजा और छाती पर गंगा की मिट्टी की छाप लगाए मंत्र उच्चारण करते हुए घर के भीतर आए। आनंदमयी उनके पास नहीं जा सकी। निषेध निषेध सब और निषेध। अंत में लंबी सांस लेकर आनंदमयी उठी और महिम के कमरे में गई। उस समय महिम फर्श पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और उनका नौकर उनके स्नान के पूर्व तेल से उनके बदन की मालिश कर रहा था। आनंदमयी ने उनसे कहा, महिम मेरे साथ किसी को भेज दो तो मैं ही जाकर देख आऊं कि गोरा का क्या हुआ। वह तो यह सोचकर शांत होकर बैठा है कि वह जेल जाएगा ही। अगर उसे जेल होती ही है तो मैं क्या एक बार पहले जाकर उससे मिल भी नहीं सकूंगी। महिम का ऊपरी व्यवहार चाहे जैसा रहा हो, किंतु गोरा के प्रति उन्हें एक तरह का स्नेह भी था। उन्होंने ऊपर से तो गरज कर कह दिया, जाया भागा जेल ही जाए, अब तक नहीं गया, यही अचरज है। लेकिन कहने के बाद ही उन्होंने अपने विश्वसनीय परान घोसाल को बुलाया, उसके साथ वकील के खर्च के लिए कुछ रुपए देकर तत्काल उसे रवाना कर दिया। उन्होंने मन ही मन यह भी निश्चय कर लिया कि ऑफिस में यदि साहब ने छुट्टी दे दी और घर में बहू राजी हुई तो वे स्वयं भी जाएंगे। यह आनंदमयी भी जानती थी कि गोरा के लिए कुछ प्रयत्न किए बिना महिम कभी नहीं रह सकेंगे। महिम यथासंभव व्यवस्था कर रहे हैं, यह जानकर वह अपने कमरे में लौट आई। आनंदमयी अच्छी तरह जानती थी कि जहाँ गोरा है उस अपरिचित जगह इस मुसीबत के समय लोगों के कौतूहल, मजाक और आलोचना का सामना करते हुए उन्हें साथ ले जाने वाला इस परिवार में कोई नहीं है। आंखों में नीरव वेदना बसाकर ओंठ भींचकर वे चुपचाप बैठ गई। लक्ष्मियाँ धाड़ मार मार कर जब रोने लगी तब उन्होंने उसे डांट कर दूसरे कमरे में भेज दिया। सभी उद्वेगों को चुपचाप झेल जाना ही उनका हमेशा का अभ्यास रहा है। सुख और दुख दोनों को ही वे शांत भाव से ग्रहण करती थी। उनके हृदय की अवस्था केवल अंतर्यामी ही जानते थे। आनंदमयी को विनय क्या कहे यह सोच नहीं सका, लेकिन आनंदमयी किसी से भी किसी तरह की सांत्वना की आशा नहीं रखती थी। उनके जिस दुख का कोई उपचार नहीं है उसे लेकर उनके साथ कोई दूसरा चर्चा करने आए, इससे उन्हें संकोच होता था। उन्होंने और कोई बात उठने ना देकर विनय से कहा, जान पड़ता है विनय अभी तक तुमने स्नान नहीं किया है, जाओ जल्दी से नहा आओ, बड़ी देर हो गई। जब विनय स्नान करके भोजन करने बैठा
तब उसके बराबर में गोरा का स्थान सूना देखकर आनंदमयी का हृदय हाहाकार कर उठा। आज गोरा जेल का अन्न खा रहा है। वह अन्न माँ की ममता द्वारा मधुर ना होकर निर्मम शासन द्वारा कितना कटु हो गया है, यह सोचकर आनंदमयी को कोई बहाना करके वहां से उठ ही जाना पड़ा। घर आकर परेश बाबू ललिता को असमय लौटी हुई देखकर ही समझ गए कि उनकी इस उद्दाम लड़की ने कोई असाधारण कार्य कर डाला है। उनकी आंखों में जिज्ञासा का भाव देखते ही वह बोल उठी, बाबा मैं तो चली आई, किसी प्रकार भी वहां नहीं रह सकी। परेश बाबू ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? ललिता ने कहा, मजिस्ट्रेट ने गौर बाबू को जेल भेज दिया। गौर बाबू कहाँ से इस बीच आ गए और क्या क्या हुआ, कुछ परेश बाबू कुछ भी समझ नहीं सके। ललिता से पूरा विवरण सुनकर वे कुछ देर स्तब्ध बने रहे। फिर सहसा उनका हृदय गोरा की माँ के बारे में सोचकर व्यथित हो उठा। वे मन ही मन सोचने लगे, एक आदमी को जेल भेजने में कितने निरपराध लोगों को कितनी कठोर सजा दी जाती है। अगर यह बात दंड देने वाले अपने अंतःकरण से अनुभव कर सकते तो किसी को जेल भेजना ऐसा सहज सरल काम कभी ना होता। एक चोर को जो सजा दी जाती है वही सजा गोरा को भी देना मजिस्ट्रेट के लिए उतना ही आसान हो गया। ऐसी बर्बरता तभी संभव हो सकती है जब मनुष्य की धर्म बुद्धि बिल्कुल मर गई हो। दुनिया में जितनी तरह की हिंसा होती है, मनुष्य के प्रति मनुष्य का दुरात्म भाव उनमें से अभी अधिक भयानक है। उसके पीछे समाज और राजा की शक्ति दलबद्ध खड़ी होकर उसे और भी अधिक प्रचंड बना देती है। गोरा के कारावास की बात सुनकर यह जैसे उनके सामने प्रत्यक्ष हो उठा। परेश बाबू को चुपचाप सोचते देखकर ललिता ने उत्साह पाकर कहा, अच्छा बाबा, यह क्या भयानक अत्याचार नहीं है? अपने स्वाभाविक शांत स्वर में परेश बाबू ने कहा, गौर ने कितना क्या किया है यह तो मैं ठीक ठीक नहीं जानता, लेकिन यह बात अवश्य ही कह सकता हूँ कि अपनी कर्तव्य भावना की झोंक में गौर अपने कर्तव्य की सीमा का उल्लंघन तो कर सकता है, परंतु अंग्रेजी भाषा में जिसे क्राइम कहते हैं वह गोरा के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है। अब किया ही क्या जाए बेटी, इस समय की न्याय बुद्धि इतनी विवेकपूर्ण नहीं हुई है। अभी तक अपराध के लिए जो दंड है वही दंड भूल के लिए भी है। दोनों के लिए एक ही जेल में कोल्हू चलाना पड़ता है। यह कैसे हुआ इसके लिए किसी एक आदमी को दोष नहीं दिया जा सकता। पूरी मानव जाति का पाप ही इसके लिए उत्तरदायी है। परेश बाबू सहसा यह प्रसंग बंद करते हुए पूछ बैठे, तुम किसके साथ आई? सीधी होकर ललिता ने मानो विशेष जोर देते हुए कहा, विनय बाबू के साथ। ललिता बाहर भले ही दृढ़ दिखाई दे रही हो, भीतर ही भीतर वह दुर्बलता का अनुभव कर रही थी। वह विनय बाबू के साथ आई है यह बात वह सहज भाव से नहीं कह सकी। ना जाने कैसे एक लज्जा ने आकर उसे घेर लिया। वह लज्जा उसके चेहरे पर पढ़ी जा सकती है, यह सोचकर वह और संकोच करने लगी। परेश बाबू अपने इस मंचली लड़की को अपनी अन्य सब संतानों से कुछ अधिक ही स्नेह करते थे। उसका व्यवहार दूसरों की नज़रों में निंदनीय हो सकता है, यह जानकर ही उसके आचरण में जो एक निर्भीक सत्यनिष्ठा थी उसे वे विशेष महत्व देते थे। परेश बाबू जानते थे कि ललिता का जो दोष है वही बहुत बड़ा होकर लोगों की नज़रों में खटकेगा और उसका गुण इतना दुर्लभ होने के बावजूद लोगों से प्रशंसा नहीं पाएगा। इसी गुण को परेश बाबू यत्नपूर्वक संजोते आए हैं। ललिता की अक्खड़ प्रकृति को कुचलकर उसके साथ ही उसके भीतर की इस महत्ता को कुचल देना उन्होंने नहीं चाहा। परेश बाबू की अन्य दोनों लड़कियों को सब लोग देखते ही सुंदर मान लेते हैं। उनका रंग गोरा है, उनके चेहरे का गठन भी निर्दोष है, लेकिन ललिता का रंग उनमें सांवला है और उसके चेहरे की कमनीयता के बारे में भी लोगों में मतभेद रहता है। इसी बात को लेकर अक्सर पति के सामने वरदा सुंदरी इस बात की चिंता प्रकट किया करती है कि उसके लिए वर खोजना कठिन होगा, किंतु परेश बाबू को ललिता के चेहरे में जो सौंदर्य दिखाई देता है वह रंग या गठन का सौंदर्य नहीं था, वह अंतस का गंभीर सौंदर्य था। उसमें केवल लालित्य नहीं था, स्वतंत्रता का तेज और आत्मशक्ति की दृढ़ता भी थी। वह दृढ़ता ही सबको आकर्षक लगती थी। ललिता कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए आकर्षक हो सकती थी, किंतु अधिकतर को दूर ठेल देती थी।
संसार में ललिता प्रिय नहीं होगी किंतु खरी उतरेगी, यह जानकर परेश बाबू मन ही मन एक दर्द महसूस करके ललिता को अपने पास खींच लेते थे। उसे और कोई क्षमा नहीं करता, यह समझकर ही वे उस पर करुणा के साथ विचार करते थे। जब परेश बाबू ने सुना कि ललिता सहसा विनय के साथ अकेली चली आई, तब पल भर में वे समझ गए कि इसके लिए उसे बहुत दिनों तक बहुत दुख भोगना पड़ेगा। जितना अपराध उसने किया है उससे कहीं बड़े अपराध के दंड का विधान लोग उसके लिए करेंगे। परेश बाबू चुपचाप यह बात सोच ही रहे थे कि बीच में ललिता बोल उठी, बाबा मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि मजिस्ट्रेट के साथ हमारे देश के लोगों का ऐसा संबंध है कि उसके आतिथ्य में सम्मान जरा भी नहीं है, कोरा अनुग्रह है। क्या यह सहकर भी मेरा वहाँ रहना ठीक था? परेश बाबू को यह प्रश्न कुछ ऐसा आसान नहीं जान पड़ा। उन्होंने कोई उत्तर देने का प्रयत्न न करके दाहिने हाथ से उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, पगली। परेश बाबू इसी घटना के बारे में सोचते हुए उसी दिन के तीसरे पहर घर के बाहर टहल रहे थे कि विनय ने आकर उन्हें प्रणाम किया। गोरा की सजा के बारे में बहुत देर तक परेश बाबू उसके साथ बातचीत करते रहे, लेकिन ललिता के विनय के साथ स्टीमर में आने की कोई चर्चा उन्होंने नहीं चलाई। सांझ होते देखकर उन्होंने कहा, चलो विनय भीतर चले। विनय ने कहा, नहीं, अब मैं घर जाऊंगा। दोबारा परेश बाबू ने अनुरोध नहीं किया। विनय ने एक बार मानो चौंक कर दुमंजिले की ओर नजर उठाई और फिर धीरे धीरे चला गया। ललिता ऊपर से विनय को देख चुकी थी। जब परेश बाबू अकेले कमरे में आए तो ललिता ने समझा कि विनय भी पीछे पीछे आता ही होगा। जब वह कुछ देर तक नहीं आया तब मेज पर से 2-1 किताबें और कागज इधर उधर करके ललिता भी कमरे में चली गई। उसे परेश बाबू ने वापस बुला लिया और उसके उदास चेहरे पर स्नेह भरे दृष्टि टिकाकर बोले, ललिता, मुझे कुछ ब्रह्म संगीत सुनाओ। यह कहते कहते उन्होंने लैंप को हटाकर ऐसी जगह रख दिया कि उसका प्रकाश ललिता के चेहरे पर ना पड़े। अगले दिन वरदा सुंदरी उसके साथ के बाकी लोग भी लौट आए। हरान बाबू ललिता पर अपने गुस्से को संभाल नहीं पा रहे थे। इसी कारण वे अपने घर ना जाकर सीधे सबके साथ परेश बाबू के सामने आ उपस्थित हुए। वरदा सुंदरी तो क्रोध के कारण ललिता की ओर देखे बिना तथा उससे कोई बात किए बिना अपने कमरे में चली गई। लावण्य और लीला भी ललिता पर बहुत नाराज थी। ललिता और विनय के चले आने से उनका आवृत्ति और अभिनय का कार्यक्रम ऐसा नीरस हो गया था कि उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ा था। सुचरिता, हारान बाबू के क्रोध की उत्तेजना, वरदा सुंदरी के रुआंसे आक्षेप अथवा लावण्य और लीला की निरुत्साह में कोई भाग लिए बिना एकदम तटस्थ थी। अपना निर्दिष्ट काम उसने यंत्रवत कर दिया था और आज भी यंत्र चालित सी सबके पीछे पीछे घर आ गई थी। सुधीर लज्जा और अनुताप से संकुचित होकर परेश बाबू के घर के दरवाजे से ही लौट गया था। लावण्य ने भीतर आने के लिए उससे बहुत आग्रह किया था और अंत में किसी प्रकार सफल न होने पर उसने कुट्टी कर दी थी। परेश बाबू के कमरे में घुसते ही हारान बोले, एक बहुत बुरी बात हो गई है। ललिता परेश बाबू के कमरे में ही थी। उसके कान में यह बात पड़ते ही वह पिता की कुर्सी के पीछे दोनों ओर हाथ रखकर खड़ी हो गई और एकटक हारान बाबू के चेहरे की ओर देखने लगी। परेश बाबू बोले, मैंने सारी बात ललिता से सुन ली है। जो बात हो चुकी है उसको लेकर अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। परेश बाबू के शांत और संयत होने के कारण हारान बाबू ने बहुत दुर्बल समझते थे, इसलिए कुछ अवज्ञा से बोले, बात तो होकर चुक जाती है लेकिन आदत तो वही रहती है, इसलिए जो हो चुका है उस पर बहस करना जरूरी हो जाता है। जो हरकत ललिता ने की है वह कभी संभव न होती अगर उसे आपसे बराबर बढ़ावा ना मिलता रहता। आप उसका कितना अहित कर रहे हैं यह पूरी बात सुनकर ही आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। परेश बाबू ने अपने पीछे कुर्सी के थोड़ा सा हिलने का अनुभव करके जल्दी से ललिता को अपनी ओर खींच लिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कुछ मुस्कुराकर हारान से बोले, पानू बाबू, जब समय आएगा तब आप भी समझ लेंगे कि संतान को पालने पोसने के लिए स्नेह की भी जरूरत होती है। एक बाह उनके गले में डालते हुए ललिता ने झुककर उनके कान में कहा, बाबा, पानी ठंडा हो रहा है, तुम जाकर नहा लो। परेश बाबू ने हारान की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी थोड़ी देर में जाऊंगा।
अभी ऐसी देर तो नहीं हुई है। स्निग्ध स्वर में ललिता ने कहा, नहीं बाबा, तुम नहा आओ, तब तक पानू बाबू के पास हम लोग तो हैं ही। जब परेश बाबू कमरे में चले गए तब एक कुर्सी खींचकर ललिता उस पर जमकर बैठ गई और हारान बाबू के चेहरे पर नज़र जमाकर बोली, आप समझते हैं सभी को सब कुछ कहने का अधिकार आपको है। सुचरिता ललिता को पहचानती थी। कोई और दिन होता तो ललिता का यह रूप देखकर मन ही मन वह उद्विग्न हो उठती, लेकिन आज वह खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठ गई और किताब खोलकर चुपचाप उसके पन्ने की ओर देखती रही। हमेशा अपने को वश में रखना सुचरिता का स्वभाव भी था और अभ्यास भी। पिछले कुछ दिनों से तरह तरह के आघातों की पीड़ा उसके मन में जितनी अधिक जमा होती रही थी, उसी के अनुसार वह और भी अधिक चुपचाप होती रह गई। आज इस चुप्पी का दबाव उसके लिए कठिन हो गया था। इसी कारण ललिता जब हारान पर अपने मन का गुबार उतारने बैठ गई तब सुचरिता के हृदय के अवरुद्ध वेग को भी मानो फूट निकलने का अवसर मिल गया। ललिता ने कहा, बाबा का हमारे बारे में क्या कर्तव्य है यह समझते हैं कि यह बात बाबा से ज़्यादा आप जानते हैं। क्या आप ही सारे ब्रह्म समाज के हेडमास्टर हैं? हारान बाबू ललिता का ऐसा उद्दंड रूप देखकर पहले तो हतबुद्धि हो गए थे। अब वे ललिता को कोई बहुत कठोर जवाब देना चाह रहे थे, पर ललिता ने उन्हें अवसर ना देते हुए कहा, इतने दिनों से हम आपका बड़प्पन झेलते आ रहे हैं, लेकिन आप अगर बाबा से भी बड़ा होना चाहते हैं तो इस घर में कोई नहीं सहेगा, हमारा नौकर भी नहीं। हारान बाबू ने किसी तरह कहा, ललिता तुम। ललिता ने उनकी बात काटते हुए और भी तीखे स्वर में कहा, चुप रहिए, आपकी बातें हम लोगों ने बहुत सुनी है, आज मेरी बात सुन लीजिए। आपको विश्वास ना हो तो सुची दीदी से पूछ लीजिएगा। जितना बड़ा आप अपने को महसूस करते हैं, मेरे बाबा उससे कहीं अधिक बड़े हैं। अब आपको जो कुछ भी उपदेश मुझे देना हो दे डालिए। हारान बाबू का चेहरा स्याह पड़ गया था। वे कुर्सी ठेल कर उठते हुए बोले, सुचरिता। सुचरिता ने किताब की ओर से चेहरा उठाया। हारान बाबू बोले, तुम्हारे सामने ललिता मेरा अपमान करेगी? धीमे स्वर में सुचरिता ने कहा, वह आपका अपमान करना नहीं चाहती। ललिता यही कहना चाहती है कि आप पिताजी का सम्मान किया करें। उनके बराबर सम्मान के योग्य किसी दूसरे को हम तो नहीं जानती। एक बार तो ऐसा लगा था कि हारान बाबू उसी समय चले जाएंगे, लेकिन वे गए नहीं। अत्यंत गंभीर चेहरा करके फिर बैठ गए। धीरे धीरे इस घर में उनका आदर घटता जा रहा है। जितना ही वे इसका अनुभव करते थे, उतना ही यहाँ अपना स्थान बनाए रखने की अधिक कोशिश करते थे। यह वे भूल जाते थे कि जो सहारा कमज़ोर हो उसे जोर से पकड़ना चाहने से वह और भी टूट जाता है। यो हारान बाबू गंभीर होकर चुप है। ललिता यह देखते हुए उठकर सुचरिता के पास जा बैठी और उसके साथ ऐसे मृदु स्वर में बातें करने लगी मानो कुछ बात ही ना हो। सतीश ने इसी बीच कमरे में आकर सुचरिता का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, बड़ी दीदी चलो। सुचरिता ने पूछा, कहाँ जाना है? सतीश बोला, चलो तो एक खास चीज़ तुम्हें दिखानी है। ललिता दीदी तुमने बता तो नहीं दिया? ललिता ने कहा, नहीं। सतीश का ललिता के साथ समझौता हुआ था कि उसकी मौसी की बात ललिता सुचरिता के सामने प्रकट नहीं करेगी। ललिता ने अपना वायदा नहीं तोड़ा था। अतिथि को छोड़कर सुचरिता नहीं जा सकती थी। बोली, बख्तियार अभी थोड़ी देर में चलूँगी, बाबा जरा नहा कर आ जाए। सतीश उतावला हो उठा। किसी तरह हारान बाबू की आंखों से वह अपने को उछल करके यत्न में कभी उससे चूक नहीं होती थी। हारान बाबू से वह बहुत डरता था, इसलिए और कुछ नहीं कह सका। हारान बाबू भी बीच बीच में सतीश को सुधारने की चेष्टा करने के अलावा उससे किसी तरह का संपर्क नहीं रखते थे। परेश बाबू के स्नान करके आते ही सतीश अपनी दोनों बहनों को खींच ले गया। हारान बोले, वह जो सुचरिता के बारे में प्रस्ताव था उसमें और देर करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ वह काम अगले रविवार को ही हो जाए। परेश बाबू बोले, इसमें मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। सुचरिता की राय है तो ठीक है, उनकी तो राय पहले ही ली जा चुकी है। अच्छी बात है, तो फिर यही सही।